अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और वही बात जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, बहुत सी दुआएं होती हैं आप बच्चों के लिए कि आप खैर खैरियत से रहें। फ्यूचर है हमारी कौम का। और इसके अलावा भी एक आप बच्चों से बीइंग अ टीचर, एक उस्ताद होने की हैसियत से एक इमोशनल एक कनेक्टिविटी, एक ताल्लुक़ जो है वो रहता है। आप बच्चे होते हो हमारे, तो इसलिए भी आप बच्चों के लिए जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो दुआ करते रहते हैं। आज हम अपनी पोएम द टाइम्स उसको वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे, ख़त्म करेंगे उसको। और इससे पहले हम काफ़ी डिटेल उसका एक तज्ज़िया जो है वो कर चुके कि किस तरह से जो है इट हाईलाइट्स और इट सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, और किस तरह ज़िंदगी में बार बार एक खुदाई हिदायत जो है वो हमें आ रही है कि आपने वक्त को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। और अगर आप अहमियत नहीं देंगे वक्त को, तो वक्त आपको जो है वो तबाह कर देगा। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि हम समझते हैं कि वक्त हमें हम वक्त को ज़ाया करें, लेकिन दरअसल वक्त हमें ज़ाया कर रहा होता है। हम वक्त को वेस्ट नहीं कर रहे होते, वक्त हमें वेस्ट कर रहा होता है। बट वी आर नॉट अवेयर, हमें अंदाज़ा नहीं होता उस बात का। या वो बड़ा ही कॉमन जुमला है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, कि वक्त और लहर जो है, वक्त और मौज जो है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करते। दे कम एंड दे गो। आप उससे फ़ायदा उठा सकें या ना उठा सकें, दैट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। इस बात का जो है वो वक्त को या लहर को जो है वो इस बात से कोई सरोकार नहीं होता। सो हमने इससे सीखना भी है प्रैक्टिकली भी, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीखने ही सीखने। सो हम अगला लास्ट स्टेंजा जो है वो इसका स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। लिखते जाते हैं जी, टाइटल लिख दूँ सबसे पहले। यहाँ हम अपने उसी तरह सिनोनिम्स लिखेंगे। यहाँ हम अपना सिंबलिज्म लिखेंगे, और यहाँ हम अपना जो भी अगर इसमें कोई लिटरेरी टेक्निक्स हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। एम्ब्रेस, दैट इज टू हग, गले मिलना, ठीक है। और रिफ्रेन हम कहते हैं, अवॉइड भी कह सकते हैं, शन भी कह सकते हैं, शाय भी कह सकते हैं। तो ये पहला मैसेज जो है वो दिया जा रहा है कि अ टाइम टू एम्ब्रेस एंड अ टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, कि गले मिलने का भी एक वक्त है और गले मिलने से अवॉइड करने का, गले मिलने से बचने का भी एक वक्त है। अब ये जो एम्ब्रेसिंग है, दैट इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप, रिलेशन, ताल्लुक पैदा करने की, कि ताल्लुक जो है उसको मेंटेन करने का, उसको संभालने का, उसको फ्लरिश करने का, उसको एक्सेप्ट करने का, लोगों को कबूल करने का भी एक वक्त है, और लोगों को ज़रा दूर हटाने का भी एक वक्त है। और ज़िंदगी में मैंने तो यही सीखा है,
और आप बच्चों को भी अपने बच्चे होने के नाते ये ज़रूर बताऊँगा कि ज़िंदगी में अहम तरीन चीज़ों में से एक चीज़ शायद ये भी है कि यू शुड बी एबल टू नो द पीपल अराउंड यू। आपको ये पता होना चाहिए ज़िंदगी में कामयाबी के लिए, इट्स अ प्री रेक्विजिट, इट्स अ मस्ट, इट्स अ कंपल्शन। जिस शख्स को ये ज़िंदगी में पता नहीं चलता ना कि किसको मुझे अपने पास रखना है और किसको दूर हटाना है, वो शख्स ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दैट पर्सन कैन नेवर सक्सीड, लिखवा लें मुझसे, ठीक है। सो टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ आपको ये आइडिया होना चाहिए, ये सेंस और ये शऊर, ये विजडम आपके अंदर जो है टू इवेल्युएट पीपल, टू जज पीपल, कि आप उनको अंदाज़ा कर सकें। जज नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, पॉजिटिव सेंस, आप उनको अंदाज़ा तो कर सकें कि कौन मेरा अपना है, कौन आपका जो है वो पराया है, कौन आपके साथ जो है वो मुखलिस है और कौन जो है वो आपको आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है आपके जज्बात से, आपके एहसासात से, या आपकी वो जो मोहब्बत आप उसके साथ उस पर निछावर करें, उस मोहब्बत को मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू नो दैट। और फिर उसका टाइम भी बड़ा क्रूशल है, जो असल यहाँ पर जो मैसेज है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वक्त जो है मेरे करीब किस शख्स को होना चाहिए और किस वक्त मैंने किसी शख्स से जो है वो थोड़ा दूरी इख्तियार करनी है। जैसे अभी मतलब मुझे माजरत से अभी क्या है, इट्स टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। अब आपने लोगों को क्या करना है, क्वारंटीन है, ठीक है, कोरोना टाइम्स है, आपने क्या करना है, लोगों को कहना है भाई 6 फुट के फासले पर रह के जितनी मर्जी तुझे मोहब्बत आ रही है वो जता, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू इट, उतना नहीं डिगना, ठीक है। 6 फुट दूर रह के जितनी तुझे मोहब्बत है मेरे से, जितना प्यार तुझे आ रहा है वो 6 फुट दूर रह के जताना है। इससे ज़्यादा करीब आने की, 3 फुट दूर रह के इससे ज़्यादा करीब आने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सो ये एक फ़नी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही थी तो मैंने कहा अपने बच्चों से शेयर कर। खैर हम वापस आते हैं इस पर कि असल बात जो थी वो ये थी कि ताल्लुकात बिल्ड करने का भी टाइम है और ताल्लुकात ख़त्म करने के भी एक टाइम है। और आपको बीइंग अ सेन इंडिविजुअल, एक काबिल आदमी के तौर पर, एक सक्सेसफुल शख्स को जो है वो इन चीज़ों का पता होता है। देन अगली बहुत खूबसूरत मुझे वर्स लगती है, कहते हैं कि अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज़, कि चीज़ों को हासिल कर देने का भी एक वक्त है और चीज़ों को खो देने का भी एक वक्त है। अब यहाँ पर जो टोन है फिर आयरॉनिक है, पूरी पोएम में आपको नजर आएगी। और यहाँ जो टोन है दैट इज अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस। ये अल्लाह की तरफ से ना हमें एक रिमाइंडर भी दिया जा रहा है। क्या रिमाइंडर है? कि चीज़ें तुम्हें कुछ किसी वक्त पे मिलेंगी भी और किसी वक्त पे वो चीज़ें तुमसे छिन भी जाएंगी। उनको रोने धोने नहीं बैठ जाना, उन पे स्यापा नहीं डाल लेना, उन पे मुसीबत नहीं मचा देनी। उनको क्या करना है, उनका जो लॉस है उसको जो है वो तुमने क्या करना है, टॉलरेट करना है, उसको बर्दाश्त करना है। उस लॉस को जो है वो क्या करना है, तुमने सहना है। बिकॉज देयर इज़ अ टाइम टू गेट एंड देयर इज़ अ टाइम टू लूज। जिस तरह मैंने जब ये तुम्हें चीज़ें अता की थी तो उन चीज़ों को हासिल करने का, इन चीज़ों के अता करने का एक वक्त था, इसी तरह इन चीज़ों को क्या है, इन चीज़ों के छिन जाने का भी एक वक्त है। और इसमें इनवर्डली जो है वो कहीं ज़िंदगी की भी बात हो रही है, बैक ऑफ द माइंड, कहीं ढके छुपे लफ्ज़ों में, बिटवीन द लाइंस जो है एक पैगाम इंसान को ज़िंदगी के मुतल्लिक भी दिया जा रहा है कि सबसे बड़ी खो देने वाली चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ आवर ओन सेल्फ, दैट इज़ आवर ओन लाइफ। कि ये ज़िंदगी जो है जैसे मैंने एक वक्त पे तुम्हें अता की थी, इसी तरह क्या होगा, एक वक्त आएगा कि ये ज़िंदगी छीन भी लूँगा। ये ज़िंदगी तुमसे वापस, ज़िंदगी की नेमत जो है वो वापस ले ली जाएगी। एंड देन यू विल हैव टू फेस द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, कि तुम्हें अल्टीमेटली फिर जो है वो इसके बाद की दुनिया को जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और इस दुनिया में रहते हुए भी ये बड़ा ही एक वैलिड कॉन्सेप्ट है
कि यू शुड नो एंड यू शुड बिलीव राइट फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट कि जैसे चीज़ों को हासिल करने का एक वक्त है, उसी तरह चीज़ों को खो देने का भी एक वक्त है। क्या आप जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी से छीनने हैं, जिसने आपकी ज़िंदगी से निकलने हैं, आप उसके लिए उल्टे लटक जाएं, आप उसके लिए लाख कोशिश कर लें, ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दें, जो मर्ज़ी कर लें, वो जो है आपकी ज़िंदगी में एक लम्हा भी मज़ीद जो है वो नहीं ठहरेगी। और जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में आना है, वो चाहे नेमत हो चाहे मुसीबत हो, दोनों हालतों में वी बिलीव इन द फेट। हम बीइंग अ मुस्लिम हम तकदीर पर ईमान रखते हैं। जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में आना है वो आप लाख कोशिश कर लें, वो क्या है, वो आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगी। ठीक है। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मुझे बहुत ही पसंद है। आप फरमाते हैं कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे उसकी मौत उसे तलाश करती है। ठीक है, कि वो आप तक जो है, जो जिस चीज़ ने पहुँचना है, जिस नेमत ने या जिस जहमत ने, दोनों इधर वे, वो जहमत या वो नेमत जो है वो अल्टीमेटली एट एनी कॉस्ट आपकी ज़िंदगी में हर सूरत में शामिल होकर ही रहती है। और जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी से निकलना है, जिस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी से जाना है, वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी से हर सूरत में निकल के ही रहती है। और चाहे आप उसके लिए जितना मर्ज़ी रोएं धोएं, जितना मर्ज़ी पिट से आपा डालें, लेकिन वो चीज़ जो है वो ठहरती नहीं है। और इसीलिए हमें समझाने के लिए जो है वो बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि अ टाइम टू गेट एंड अ टाइम टू लूज़। देन आगे वो कहते हैं कि जी अ टाइम टू कीप एंड अ टाइम टू कास्ट अवे। बहुत खूबसूरत वर्स है। फिर दोबारा से टाइम टू कीप, कीप का मतलब है गैदर, होल्ड, संभालना, कि चीज़ों को रोक के रखने का भी, संभालने का भी एक वक्त है, और चीज़ों को क्या है, छोड़ देने का भी एक वक्त है। और मुझे एक डायलॉग फिर याद आ रहा है, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ठीक है। सो सम टाइम यू विल हैव टू से दिस, आपको ये कहना पड़ता है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। आपको चीज़ों को जो है, यू शुड बी ब्रेव इनफ, आपको इतना दलेर होना चाहिए, इतना बहादुर होना चाहिए, इतना करेजियस होना चाहिए कि आप चीज़ों को छोड़ सकें। यू शुड बी एबल टू लेट द थिंग्स गो। आप अगर ये सलाहियत, ये पैशन, ये करेज अपनी ज़िंदगी में डेवलप नहीं कर सकते, तो फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी में वो जो एक पीस ऑफ माइंड है वो कभी भी बरकरार नहीं रह सकता। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, आप बच्चों से शेयर करता जाता हूँ। महात्मा बुद्धिस्ट जिसके पैरोकार हैं, उसके पास एक औरत आई और उसने कहा कि ये मेरा बेटा इंतकाल कर गया, तो आप इतने ज्ञानी हैं, इतने पहुंची हुई हस्ती हैं, तो ये मेरा बेटा किसी तरह वापस ला दें मुझे। तो उसने कहा मसला ही कोई नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और किसी ऐसे घर के चूल्हे की राख ले आओ जिसका कोई शख्स इंतकाल ना किया हो, किसी ऐसे ख़ानदान की। उसने कहा चलो कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, मैं भी जाती हूँ शहर। निकल पड़ी। जिस घर दरवाज़ा नॉक करे हो, हर कोई कहे कि मेरा बाप मर गया, माँ मर गई, फूफी मर गई, ताया मर गया, चाचा मर गया, व्हाटएवर। करते 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 उसने पूरा मुल्क छान मारा, वापस आ गई। कहते जी ऐसा घर तो कोई नहीं मिला कि जहाँ से कोई मैयत ना उठी हो। तो वो मुस्कुराया और उसने कहा कि जब इस पूरे मुल्क में कोई एक भी घर ऐसा नहीं है कि जिसका कोई शख्स नहीं मरा, तो फिर तेरा बेटा भी मर गया तो कोई कबाहत नहीं है, कोई क़यामत नहीं टूट पड़ी। ये मैंने तुझे इसलिए सारे मुल्क में भेजा। अच्छा जी, सो हमने ये सीखना है कि लोगों को, चीज़ों को, नेमतों को, लम्हों को, रिश्तों को, इन सब चीज़ों को संभालने का भी एक वक्त है और इनको खो देने का भी एक वक्त है। और ये अपने वक्त पे ही संभाले जाने चाहिए और अपने वक्त पे हमें इतना दलेर, इतना बहादुर, इतना करेजियस होना चाहिए कि हम अपने वक्त पे जो है इनको खो देने की सलाहियत भी
रखते हो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग टॉट इन दिस पोएम। यही हमें जो है वो इस पोएम में जो है वो सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो वह कहते हैं कि अ टाइम टू रेंड एंड अ टाइम टू स्यू। ठीक है, रेंड कहते हैं tear apart, destroy, demolish, बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, चीर फाड़ देना। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंट। और स्यू जो है ये कहते हैं रिपेयर, मेंड, इस मुरम्मत करना, सीना के चीज़ों को जो है वो बर्बाद कर देने का भी एक वक्त है, तबाह कर देने का भी एक वक्त है, छोड़ देने का भी एक वक्त है, और चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, रिपेयर कर लेने का, मुरम्मत कर लेने का, दोबारा से रिकंसाइल कर लेने का, कंसोल कर लेने का, ये भी एक वक्त मुकर्रर है। और ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही एक्ट्स में ये क्या है, अपने वक्त पे अच्छे लगते हैं। मतलब ख़ास तौर पे हम टीचर्स के हवाले से, मैं अक्सर हम कम्युनिटी में बैठे होते हैं तो मैं कहता होता हूँ, जैसे मतलब कॉमन एक आप लोगों की लाइफ से एग्जांपल एक पिकअप कर रहा हूँ कि जैसे बच्चा है ना, उसको एक वक्त ऐसा होता है कि आपको चाहिए कि उसको शदीद डांट डपट करें। ठीक है, बिल्कुल उसको जो है ना वो जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में ऐसी तैसी कर देनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उसने गलती ऐसी की होती है, उसने एरर ऐसा किया होता है कि उस वक्त उसकी डांट डपट झाड़ उसकी उस वक्त बनती होती है। और कि बास टाइम होता है कि आपको क्या करना होता है, उसकी किसी गलती को भी, बल्कि ज़्यादातर ऐसे मैं तो कहता हूँ करना होता है टीचर्स के लिए, ज़्यादातर उन्हें करना चाहिए कि उसकी गलती को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। उसको वो जो टूटा हुआ बच्चा है, वो जो बिखरा हुआ बच्चा है, वो जो परेशान हाल है किसी और अपनी एग्ज़ाम्स की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, और 100 मसाइल होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो है वो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। आपने क्या करना होता है, उस बच्चे को रिपेयर करना होता है, उसको मेंड करना होता है, उसको दोबारा से जो है हौसला देना होता है, करेज देनी होती है, मोटिवेट करना होता है कि भी मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुमने क्या करना है, दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होना है, दोबारा से अपने आप को संभालना है, दोबारा से अपनी इस ज़िंदगी में जो है वो compete करना सीखना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, और इन दोनों के अपने अपने वक्त हैं। जब आप बच्चे को डांटने वाले टाइम पे प्यार करना शुरू कर देंगे तो फिर भी वो बर्बाद हो जाएगा, और प्यार करने वाले टाइम पे आप उसको डांटना शुरू कर देंगे तो फिर भी आप उसके जो है वो तबाही का बायस बनेंगे। सो हर हवाले से या हर रिश्ते के हवाले से प्रिंसिपल यही है। देन अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक, बहुत ही उम्दा मैसेज है। ठीक है, कि खामोश रहने का, साइलेंस कहते हैं क्वाइटनेस, मैं लिख भी देता हूँ, साइलेंस कि खामोश रहने का, अपनी ज़ुबान बंद रखने का भी एक वक्त है, और अपनी ज़ुबान जो है खोलने का भी एक वक्त है, बोलने का भी एक वक्त है, और खामोश रहने का भी एक वक्त है। और मुझे एक बड़ा उम्दा कॉल लगता है कि आपको सिर्फ उसी सूरत बोलना चाहिए जब आपको लगे कि आपके अल्फाज आपकी खामोशी से ज़्यादा कीमती हैं, कि आप बोल कर शायद ज़्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बनिस्बत खामोश रहने की। ओनली देन यू शुड स्पीक। मुझे शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह उनका एक बड़ा ही आला जुमला लगता है। आप फरमाते हैं कि ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का है। आप इसको कंपेयर करें ना अपने बाकी ऑर्गन्स के साथ, सर के साथ, बाजुओं के साथ, टांगों के साथ, ठीक है, तो पाँव के साथ, हाथों के साथ कंपेयर करें तो उसका वज़न बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। आप फरमाते हैं कि ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का है, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोग इसे संभाल पाते हैं। ठीक है, फिर भी संभाली नहीं जाती, सबसे कम वज़न रखती है, बहुत कम वज़न रखती है, बहुत से दूसरे अज़ा के बहुत कम है, लेकिन फिर भी
फिर एक और आपका जुमला वो भी आप बच्चों से शेयर करता जाता हूँ। आप फरमाते हैं कि इंसान बोलना बहुत जल्दी सीख लेता है। 1-2 साल में आप देखते हैं, 1-1.5 साल में, जब 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं कि इंसान बोलना बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है और कितना बोलना है ये सीखते सारी उम्र गुजर जाती है। ये सारी उम्र भी आपको समझ नहीं आता कि मैंने किस वक्त क्या बोलना था और कितना बोलना था और कहाँ जाके चुप कर जाना था। ठीक है, तो यही मैसेज जो है वो हमें इस पोएम में भी दिया जा रहा है कि अ टाइम टू कीप साइलेंस एंड अ टाइम टू स्पीक, दैट यू शुड नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टे क्वाइट। एक किनिया की एक लोक कहानी है, उसमें एक शिकारी का तस्करा होता है, कैगवा उसका नाम है। तो वो कैगवा जो है वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए और वहाँ उसे जो है एक खोपड़ी मिलती है और वो खोपड़ी बातें कर रही होती है, टॉकिंग स्कल उसे मिलती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, बड़ी एक यूनिक चीज़ हो, तो तुम जंगल में क्या कर रही हो। तो वो खोपड़ी जो है वो बोल के उसे कहती है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि बातों की वजह से मैं इस हाल को पहुंची हूँ, बातों नहीं होने की वजह से मेरी जो ज़ुबान थी उसने मुझे यहाँ पहुँचाया है। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो वापस भागता है बादशाह की तरफ और बादशाह से कहता है कि मैंने जंगल में एक ऐसी खोपड़ी देखी है जो बातें करती है। वो बादशाह भी हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। वो कहता है नहीं आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कहते हैं कि अपने गार्ड्स को बादशाह अपने साथ भेजता है और वो कहता है कि जाओ इसके साथ और वो खोपड़ी देख के आओ, और अगर वो खोपड़ी बात ना करे तो उसको वहीं कत्ल कर देना। वो जाते हैं। अब जब वो कैगवा जाके दोबारा उस जगह ले जाता है जहाँ वो खोपड़ी पड़ी होती है और उस खोपड़ी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो। वो खोपड़ी खामोश रहती है, वो बोलती नहीं है, खामोश रहती है। अब जो गार्ड्स हैं उनको तो हुक्म मिला होता है कि अगर खोपड़ी ना बोले तो इसको मार देना। वो उसको मार देते हैं और मारने के बाद उसकी खोपड़ी भी वहीं पड़ी रह जाती है। बहुत सालों के बाद एक शख्स आता है, वो कैगवा की खोपड़ी को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो। तो वह कहता है कि मेरी ज़ुबान मेरे यहाँ आने की वजह बनी है, टॉकिंग हैज़ ब्रॉट मी हियर, कि मैं भी यहाँ अपनी ज़ुबान की वजह, अपनी ज़ुबान की बद एहतियाती की वजह से जो है वो इस अंजाम से दो चार हूँ। तो हम भी ज़िंदगी में जो है वो बेशुमार मसाइल और मसाइब जो फेस करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं, इस आधे तोले की ज़ुबान की वजह से करते हैं। इसको काबू में रखना एक आर्ट है और यही द टाइम्स का हमारा अल्टीमेट मैसेज है। इसके साथ ही ये पोएम बेटे हमारी ख़त्म होती है। अब हम जल्दी से लेटर की तरफ आते हैं अपने, बल्कि पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और फिर हम लेटर्स की तरफ जाएंगे। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द टाइम्स, पेज नंबर 270 है आपके नोट्स पे, देख लीजिएगा। टाइम्स एम्फसाइजेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम इन आवर लाइफ, कि ये ज़िंदगी में जो वक्त की अहमियत है उसको बुनियादी तौर पे एम्फसाइज करती है। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स फॉलोज अ पर्टिकुलर टाइम स्कीम, कि ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम स्कीम को फॉलो करती हैं। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन द टाइम लाइन ऑफ आवर एक्शंस एंड चॉइसेस इन ऑल मैटर्स ग्रेट एंड स्मॉल, और हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का दारोमदार चाहे बड़े मामलात हों या छोटे, उनका दारोमदार इस बात पर है कि हम उन्हें टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली वक्त के मुताबिक सरअंजाम देते हैं या नहीं देते। देन दीज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू मेक आउट द लाइन्स अ टाइम टू प्लांट and a time to pluck up that which is planted. These lines show that there is always a proper time to make an effort and there is a time to enjoy the fruits of an effort. कि मेहनत करने का भी एक वक्त है और उस मेहनत का फल खाने का भी जो है वो एक वक्त है। वो वैसे मुझे एक जुमला याद आ रहा है, कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि सब्र का फल मीठा होता है। आज हम अगर सब्र करें तो फल कोई और तोड़ के ले जाता है, तो ये भी सन टाइम होता है। सब्र के उस फल को टाइमली तोड़ना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अनटाइमली एफर्ट्स विल ब्रिंग नो रिवॉर्ड्स, कि अगर आपकी एफर्ट्स में टाइम का फैक्टर नहीं है तो फिर आपको जो है वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। What do you understand by the lines a time to keep silence and a time to speak? इन लाइन से क्या मुराद है कि खामोश रहने का भी एक वक्त और बोलने का भी। These lines underline the importance of timelines of our actions,
कि ये हमारे जो एक्शंस हैं उनके वक्त की अहमियत को बेसिकली शो करती हैं। बोथ साइलेंस एंड स्पीच हैव देयर ओन वैल्यू, कि इनकी अपनी अपनी अहमियत है, बट द पॉइंट इज़ वी मस्ट चूज़ अ प्रॉपर टाइम टू स्पीक एंड टू कीप साइलेंट। लेकिन असल बात ये है कि हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमने कब बोलना है और कब अपना मुंह जिप रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम? मैंने बता दिया ऑलरेडी कि ये एक बाइबल किंग जेम्स की जो है बाइबल, उसका जो बाइबल का जो वर्जन है जो किंग जेम्स ने लिखा, ठीक है, उसमें से ये लाइंस जो है वो ली गई हैं। अब हम अपने आते हैं बेटे लेटर की तरफ, और आज जो हम अपना लेटर करेंगे ये हमारा लास्ट लेटर होगा इस फर्स्ट टर्म का, और लेटर्स इसके साथ ही हमारे लेटर्स हुए हैं दे विल बी कंप्लीटेड। सो ये गुड न्यूज़ होगी आप लोगों बच्चों के लिए। लेटर कौन से जी? राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर सम मनी टू बाय सम हेल्पिंग बुक्स। कि आप अपने अब्बा जी को ख़त लिखने हैं कि मैं बड़ा पढ़ाकू बच्चा हो गया हूँ, बड़ा ही पढ़ाई दिन रात मेरे सर पे सवार है, और मैंने हेल्पिंग बुक्स भी लेनी है साथ, जो रेफरेंस बुक्स हैं वो भी साथ लेनी है। सो लिहाजा आप मुझे जो है, असल बात ये है कि आपने अपने अब्बा से पैसे निकलवाने हैं, और ये एक मुश्किल काम होता है। डियर फादर, I spent a very hectic time after my return to college hostel a fortnight ago. Fortnight कहते हैं हम 15 दिन को, hectic कहते हैं बहुत थका देने वाला। कहते हैं कि मैं जब से 15 दिन पहले हॉस्टल वापस आया हूँ, तो कॉलेज हॉस्टल में 15 दिन पहले जब से मैं वापस आया हूँ, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो है मेरा जो मैंने बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ वक्त जो है वो गुजारा है। माई रूम वॉज इन शैम्बल्स, ये ईडियम है, इन शैम्बल्स मतलब बिल्कुल हाल ख़राब होना, खस्ता हाल होना, बद हाल होना। कहते हैं कि मेरा जो कमरा था उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब थी। आई गॉट इट वाइट वॉश्ड, वैसे शैम्बल्स का मतलब होता है फांसी घाट। आई गॉट इट वाइट वॉश्ड एंड रिपेयर्ड आफ्टर मैनी विजिट्स टू द ऑफिस ऑफ द हॉस्टल क्लर्क, कि मैंने जो है इसकी सफ़ेदी करवाई है और इसकी मुरम्मत करवाई है, लेकिन इसके लिए मुझे जो कॉलेज हॉस्टल जो हॉस्टल क्लर्क है उसके ऑफिस के बेशुमार चक्कर लगाना पड़े। द कर्टन्स हैड टू बी ड्राई क्लीन्ड, के जो पर्दे थे उनको मैंने ड्राई क्लीन करवाया है। इन शॉर्ट आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। हम भी ऐसे ही करते हैं, अब्बा जी से पैसे निकलवाने हो तो पहले एक कहानी पूरी घड़ते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं स्टोरी कि जिससे हमने तो अल्टीमेटली जो है वो पैसे निकलवाने होते हैं। तो यही यहाँ पे भाईजान लेटर में भी कह रहे हैं कि इन शॉर्ट मकसद ये कि मुझे बहुत सी गैर मुतवक्को चीज़ों पर जो है बहुत सा पैसा जो है वो खर्चना पड़ा है। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ माई नोट्स फॉर माई FSC पार्ट 2 एग्जामिनेशंस, कि मैंने जो है अपनी जो FSC की एग्ज़ामिनेशन है उसकी तैयारी के लिए नोट्स भी जो है उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और उसके लिए नोट्स खरीदे हैं। द टीचर्स हैव रिकमेंडेड सम न्यू की बुक्स ऑन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, के जो की बुक्स कहते हैं हम, ये जो हम हेल्पिंग बुक्स होती हैं आपकी नोट्स वगैरह, के टीचर्स ने जो है वो कुछ नई की बुक्स मुझे तजवीज़ की हैं केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश और फिज़िक्स के हवाले से। I need money to buy these books to prepare my notes। कहते हैं कि मुझे इन किताबों की ख़रीदारी के लिए कुछ पैसे रिक्वायर्ड हैं ताकि मैं अपने नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकूं। I need at least 2000 rupees to buy these books। कि इन किताबों की ख़रीदारी के लिए मुझे कम से कम 2000 रुपये की ज़रूरत है। Kindly send me the money at the earliest, कि जल्दी से जल्दी जो है वो मुझे ये पैसे भिजवा दें। आई assure you I'll keep up the tradition of excellent results। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी जो शानदार रिवायात हैं मेरी रिज़ल्ट्स के हवाले से, जो मेरी एक शानदार रिवायत है, मैं उस पर जो है वो इस बार भी पूरा उतरूँगा। मतलब इस बार भी मैं बहुत ही शानदार रिज़ल्ट जो है वो आपको दूँगा। सो दैट इज़ इट जी। अब हम आते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे। लास्ट हमने 80 तक अपने कंप्लीट किए थे और अब हम इससे आगे 81 पे जो है वो हम जा रहे हैं।
कॉन्साइंस, कॉन्साइंस कहते हैं ज़मीर को, और कॉन्शियस जो है वो कहते हैं आगाह या बाखबर। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम उसको इस्तेमाल करते हैं होशमंद, आगाह, बाखबर। कॉन्साइंस का देख लें जी, आफ्टर द कन्फेशन, के कन्फेशन जुर्म का इकरार कर लेना, इस कॉन्साइंस वाज क्लियर कि जुर्म के इकरार के बाद उसका ज़मीर जो है वो बिल्कुल मुतमईन था। और कॉन्शियस को देख लें, आर यू कॉन्शियस ऑफ योर एक्शंस, कि क्या तुम अपने जो एक्शंस हैं उनसे मुकम्मल तौर पर आगाह हो। सो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें 82 पे करंट, और करंट, ये करंट होता है कशमकश, और ये वाला करंट जो है ये हम कहते हैं मौजूदा, ठीक है, या हालात हाजरा, असरी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द फ्रूट केक हैज़ करंट्स इन इट, के फ्रूट केक जो है उसके अंदर जो है वो करंट्स मौजूद हैं। बल्कि आप इसको पहले वाला जो 82 लिखा था उसको काट दीजिएगा, यहीं से इसको शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। एडिटर साहब आपको कह रहा हूँ, करंट कहते हैं हम किशमिश, ठीक है, ये जो खाने वाली किशमिश होती है इसको हम करंट कहते हैं, और ये दूसरा वाला करंट जो है इसको हम कहते हैं मौजूदा। पहले वाले का सेंटेंस देख लें, द फ्रूट केक हैज़ करंट्स इन इट, कि फ्रूट केक जो है उसके अंदर क्या है, करंट्स मौजूद हैं, किशमिश मौजूद है। और दूसरा वाला जो करंट है, इज दिस द करंट इशू ऑफ द मैगजीन, कि क्या ये इस मैगजीन का मौजूदा शुमारा है। देन आगे देखें जी, सिंबल, ये सिंबल जो है ये हम कहते हैं झांझ या झांझर, और ये सिंबल जो है एक साज होता है, ठीक है, जो बजाते हैं साथ। द क्रैश ऑफ द ट्रेम्बल्स, द क्रैश ऑफ द सिंबल्स एडेड अ ड्रामेटिक इफेक्ट टू द म्यूजिकल परफॉर्मेंस, वो जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस थी उसमें बड़ा ही एक ड्रामेटिक इफेक्ट जो है वो ऐड हो गया। और दूसरा सिंबल क्या है जी, द डव इज द सिंबल ऑफ पीस, के जो फाख्ता है वो किसकी, अमन की अलामत है। देन इसके बाद देखें जी 84 पे डेयरी और डायरी। ये वाला डेयरी जो है ये डेयरी फॉर्म को बेसिकली कहते हैं, दूध दही वगैरह जानवरों का जो फॉर्म है, ठीक है। और ये डायरी जो हम डेली लिखते हैं इसको जो है वो हम डायरी कहते हैं। ही इज़ रनिंग अ डेयरी फार्म, कि वो एक डेयरी फार्म जो है वो चला रहा है। और दूसरा है जी कि आई राइट अ डायरी रेगुलरली, कि मैं रोज़ाना जो है एक रूटीन के साथ जो है वो डायरी लिखता हूँ। 85 पे आप देख लें, डियर, ये हम कहते हैं अजीज़ को, और ये डियर हम कहते हैं हेरन को। पहले वाला डियर देखिए जी, हिज यंगर ब्रदर इज़ वेरी डियर टू हिम, कि उसका जो भाई है वो उसको बहुत अजीज़ है। और दूसरे वाला डियर, ही सॉ अ डियर इन द जू। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया जी आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप। और एंड पे बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए, और ख्वाहिश भी कि आप इंशाल्लाह ये जो हम बातें करते हैं, ये जो लेक्चर्स देते हैं, इन सबको आप बहुत तसल्ली से सुनते होंगे और बड़े इंजॉय भी करते होंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहे।